मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, एक्सपायरी का दिन था, वॉलेटिलिटी का अनुमान लगाया जा रहा था, वैसे भी काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा ये ट्रेडिंग सेशन और वैसे ही था। उतार चढ़ाव के बीच में पूरे दिन हमने कारोबार किया, हालांकि लाल निशान में आके बंद हुए, ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहना पड़ेगा, कोई इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक्सपायरी का दिन था तो उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। इस पूरे सीरीज़ का जो आज का इम्पैक्ट देखने मिला है और लाल निशान में हम बंद हुए हैं। तो इस सीरीज़ को आप कैसे देखते हैं और इस दिन को आज कैसे देखते हैं? तो इस सीरीज़ की आपने बात की है तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आप देखें कि पिछली 3 सीरीज से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं 11,000 के ऊपर निकलने की और नहीं निकल पा रहे हैं। तो पिछली 3 सीरीज से हम एक रेंज में घूमते हुए नजर आए हैं और वो रेंज छोटी होती जा रही है। ओके। तो जब आमतौर पे आप देखते हैं कि बाजार एक छोटी रेंज में सिमटने लगता है तो उसके बाद फिर एक बड़ा मूव आता है, वो कब और किस तरफ आएगा यह भी हमें पता नहीं है। ओके। इस सीरीज का टेक अवे अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट कि हम ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाए, लेकिन नीचे से हमने रिकवरी भी देख ली। तो जब आप इस तरह के बड़े मूव के बाद करीब करीब वहीं आकर बंद हुए जहां आपने सीरीज की शुरुआत की थी, हमने 10,850 के आसपास ये सीरीज शुरू की थी और आज इस सीरीज के आखिरी दिन आप 10,800 के थोड़ा सा नीचे बंद हुए। 10,800 एक्चुअली प्रोविजनली था लेकिन एडजस्टेड लेवल पे थोड़ा नीचे चला गया है। राइट। तो सीरीज ऑन सीरीज करीब 60 पॉइंट का नुकसान कुल मिलाकर देखने को मिला है। सीरीज के दौरान आपने उठापटक देख ली। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज की वजह से, काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताओं की वजह से, मतलब अगर इलेक्शन की अनसर्टेनिटी काफ़ी नहीं थी तो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हो गया। तो ऊपर ट्रेड वॉर रोज कुछ नया करते हैं वो तो है जी। लेकिन इस सीरीज में एक बहुत अच्छी बात हुई है और वो इन सबसे अलग है। अच्छा। वो है FIIs की बाइंग। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात देखिए, आखिरी दिन का आंकड़ा भी हमारे पास नहीं है आज का, लेकिन 10,400 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हो चुकी है। और इस सीरीज की अगर हम बात करें तो पिछले महीने के आखिरी दिन जो इस सीरीज में था 31 तारीख को, उस दिन भी हमने करीब 3-3.5 करोड़ की खरीदारी देखी थी। तो इस सीरीज में अब तक तकरीबन 14,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। एक दिन का आंकड़ा इसमें जोड़ना बाकी है। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से वही था और यही वजह रही है कि बाजार जब लग रहा था कि बहुत ज्यादा बेरिश मूड में है, हम दरअसल रिकवर हुए। यही वजह रही है FIIs की खरीदारी, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना होने का अंदेशा था। तो मैं कहूँगा अगली सीरीज के लिए आप सब कुछ मॉनिटर कीजिएगा, न्यूज़ फ्लो मॉनिटर कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट देखिएगा, भारत पाकिस्तान की सीमा पे क्या चल रहा है वो देखिएगा, लेकिन FIIs के आंकड़े सबसे अहम होंगे, वो जरूर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, देखना पड़ेगा कि अगले सीरीज में भी क्या है, खरीदारी करके चलते हैं। चलिए प्रदीप, आप सवाल जवाब के सिलसिले पे आते हैं। सबसे पहले तो हुसैन अमरीला वाला ईडलवाइज पे पूछते हैं 3 से 5 साल का व्यू। इन्होंने रेट नहीं दिया है लेकिन ये सिर्फ व्यू जानना चाहते हैं कि ईडलवाइज पे क्या है। आज मैं वो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट पढ़ रहा था NBFCs पे, उनका कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर की हालत खराब होते जा रही है, वहाँ NPS का खतरा बढ़ते जा रहा है और ये NPS जो है वो थोड़े टाइम में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उन पर रिफ्लेक्ट करने वाला है, जिसमें उन्होंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ईडलवाइज, येस बैंक और एक कोई ऐसे फाइनेंस कंपनी दी थी कि इनसे कॉशियस का व्यू रखा था उन्होंने। तो इस लिहाज से अब ईडलवाइज जैसे कहूँ, क्या अब ये इम्पैक्ट धीरे धीरे NBFC कंपनीज पे आता जाएगा, NPS के प्रॉब्लम होते जाएंगे? देखिए, इसमें 2 बातें होगी। पहली बात मैं ये कहूँगा कि चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर की आपने खास तौर पे बात की, तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो NPS होते हैं वो अगर बिल्डर्स को आपने लोन दिए हैं तो वहां पर होने का खतरा है। एंड कंज्यूमर के लेवल पर NPA काफी कम होते हैं, ये बात तो और सही है। कोई भी कंपनी हो उस लिहाज से जिन कंपनियों ने थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया है, अगर वो सब प्राइम सेगमेंट में चले भी गए हैं तो भी उनके पास देखिए 10-15-20% की मार्जिन तो सबके पास होती है। इसलिए मुझे थोड़ा सरप्राइज है कि ये जो कमेंट आ रहा है उसको देखते हुए। इनफैक्ट के मिस्त्री साहब शायद एक बार ये सुना रहे थे बात कि HDFC जब शुरू हुआ तो जो विदेशी निवेशक आते थे वो कहते थे कि आपके NPS बहुत कम है, ये इतने ही थोड़े रहेंगे, तो बढ़ने वाले हैं। इसलिए हमको लगता है कि यहाँ पे अभी दिक्कत आएगी। एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, बार देखा हर साल वो मेंटेन रहता है। फिर उनका कन्विक्शन इतना बढ़ गया, आज देखिए आप FIIs ही एक तरीके से HDFC को ओन करते हैं। राइट। हमारे घरेलू निवेशकों को, हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस को ये बात समझ में नहीं आई। तो ये फाइनल एक बात है। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्या अब NBFC सेगमेंट पर भी आपको इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि हम इस स्ट्रेस के आखिरी दौर में अब आ चुके हों। और यहाँ से अब स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाए तो उस स्थिति में
एक आध क्वार्टर के लिए असर दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल सारे एनबीएफसीज के रिजल्ट्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो जैसे जैसे अच्छे बैंकों पे प्रेशर कम होना शुरू हुआ है, ज्यादातर एनबीएफसीज जो लिस्टेड एनबीएफसीज हैं, मुझे लगता है कि 70-80% मैं कह सकता हूं जिनके मैंने रिजल्ट देखे हैं, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दे तो वहां पे स्ट्रेस कम होना शुरू हो चुका है। तो अब लेकिन ये रियल एस्टेट का स्ट्रेस कोई नया स्ट्रेस होगा कि क्या हो सकता है ये ऐसा लगता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक फीडबैक हमें कंपनियों से मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में या एनबीएफसी सेगमेंट में जो दिक्कतें हुई उसका असर इन कंपनियों के मार्जिन पे तो आया है, वो विजिबल है। ज्यादातर कंपनीज के मार्जिन पे वो विजिबल है। कोई बड़ा डिफॉल्ट इस टाइप का उस तरह का डिफॉल्ट होते हुए नहीं नजर आ रहा है। जो स्ट्रेस पॉइंट है वो वेल नोन है। कुछ एक बिल्डर्स हैं जो दिक्कत पे है, उनके मामले बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। एक बड़ा IL&FS का जो डिफॉल्ट हमारे सामने है, इनके वजह से जो गड्ढा है, जो नुकसान है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा डिफॉल्ट कम से कम अभी तक हमारे रडार पे नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वाकई में शॉकिंग होगी, फिर दिक्कत होगी। तो अभी तक लेकिन एडलवाइज पे मेरा मानना है कि बॉटम नहीं बना है। अभी और गिरेगा, गिर सकता है। देखिए मैं कह रहा हूँ बॉटम नहीं बना है। ये 3 से 5 साल के लिए जानना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा। हाँ, तो जब बॉटम बन जाएगा तब लेंगे ना। ओके, चलिए। कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए कि हाँ बॉटम बन गया। थोड़ा ऊपर मिलेगा कोई बात नहीं, उसके बाद 3 से 5 साल में आपकी रिकवरी होगी। आपने किसी भी स्टॉक पे बॉटम जल्दी बनाने के चक्कर में ले लिया। लोगों ने टाटा मोटर्स 300 रुपए पे बॉटम समझ के खरीदा, 250 रुपए पे बॉटम समझ के खरीदा, 200 रुपए पे बॉटम समझ के खरीदा। बॉटम बना फाइनली कहाँ जाकर 130 रुपए पे ना। ओके, तो वेट कीजिए, अब टाटा मोटर्स लेने लायक हो चुका है। टाटा मोटर्स लेने लायक हो चुका लग रहा है, अब बॉटम बनने के संकेत उसमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो क्या अशोक लेलैंड में भी ऐसा ही कुछ है? विशाल विजय वर्गीय 87.1 पे एक लॉट लेके बैठे हैं, तो पूछे अशोक लेलैंड में क्या करना चाहिए? अब इनके ऑटो सेल्स नंबर्स तो खराब आने वाले हैं सबके, तो उस लिहाज से तो फिर प्रेशर बनना चाहिए प्रदीप इन काउंटर्स में अगले 1-2 दिन में। नहीं, अशोक लेलैंड में आपने खराब से खराब सब कुछ डिस्काउंट कर लिया है ना। 170 वाले को आप तोड़कर 80 रुपए पर ले आए, तो अब इसके बाद बुरी खबरों के आने के बाद भी कोई स्टॉक जब चलने लगता है तो वो बॉटम बनने का संकेत होता है। तो बाजार को तो आज भी पता था कि नतीजे कमजोर आएंगे, आंकड़े कमजोर आएंगे, लेकिन भी स्टॉक चला है। अब कोई शॉकिंग नतीजा ना आए तो मुझे लगता है कि ये भी बॉटम बनाने के संकेत दे रहा है। और अब काफी समय से आपको कह रहे हैं कि 72 रुपए पे स्टॉप लगा करके आप इसमें एंट्री लीजिए। 80-82 से हम बात कर रहे थे, अब 86-87-88 तक पहुंच चुके हैं, तो वो आप एक स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। अशोक लेलैंड में भी ऐसा लगता है। वही 98 का लेवल्स वहीं जाके रुकेगा ही। वो इमीडिएट हर्डल तो है, वो इमीडिएट हर्डल अब कहाँ आ गई है, वो थोड़ी बदलती रहती है। तो अब पहले मुझे लगता है कि 92 के आसपास वो इमीडिएट टारगेट आपका बन रहा है, और उसके बाद आई होप कि ये 3 अंकों में पहुंचेगा। लेकिन आप अभी बॉटम फिशिंग की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छा सपोर्ट नीचे है। 72-73 का स्टॉप लेते हुए आप चल सकते हैं। ऐसे 80 के नीचे आप जाना तो नहीं चाहिए। चलिए, 80 के नीचे नहीं जाएगा ये कहता है प्रदीप। केतन कुलकर्णी आरकॉम पे व्यू पूछ रहे हैं 5 साल का। देखिए केतन जी, सबसे पहले तो 5 साल का व्यू लेने लायक ये स्टॉक है नहीं, क्योंकि इतनी हालत ख़राब है इसकी, पता नहीं फंड रेजिंग कर पाएंगे, NCLT से निकल पाएंगे, ये अपनी कंपनी चला पाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर भी कहीं क्लैरिटी नहीं है। तो 5 साल का व्यू तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नहीं बनता। हो सकता है कि 6-7 रुपये का स्टॉक 1-2 रुपया किंगफिशर की जैसे हालत हो जाए, इसकी चराना आटा न मिले। क्यों प्रदीप, 5 साल का व्यू आपको लगता है इसके ऊपर लेना चाहिए? कोई हाल में नहीं, राइट? मेरा इस पे हरगिज कोई व्यू नहीं है। अब मैं थोड़ी इसको देखता नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि इसका एनालिसिस अब कैसे किया जाए, इसलिए 10 रुपए के नीचे स्टॉक के निकलने के बाद लेकिन 5 साल के तो आप कोई हालत में नहीं लीजिए। इसके अलावा 5 साल का स्टॉक देखिए। अगले दर्शक पूछ रहे हैं, गौरव गुप्ता जी, मैं बताता हूँ इन्होंने पूछा है क्या। इन्होंने IDFC लिए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या IDFC बैंक में शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल शिफ्ट हो जाइए, IDFC फर्स्ट बैंक में शिफ्ट हो जाइए गौरव जी। और जो दर्शक अभी बात कर रहे थे आरकॉम की, उनको भी मैं कहूंगा, मैं माफ कीजिएगा आपका नाम केतन कुलकर्णी। केतन जी, केतन जी आप भी शिफ्ट हो जाइए। IDFC फर्स्ट बैंक अगले 5 साल की स्टोरी है, पक्के तौर पे है, 100% है। और इसकी वजह यह है कि देखिए हमारे देश में जो बैंकिंग लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो बदलेगी नहीं जल्दी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो पॉजिटिव वजह है। वजह यह है कि सरकार बहुत सख्त है इस मामले में कि डिपॉजिटर के पैसे का नुकसान ना हो, इसलिए बहुत ठोक बजाकर बैंकिंग लाइसेंस दिए जाते हैं। मुझे 18 साल हो गए इस सेक्टर को ट्रैक करते हुए, एक जर्नलिज्म में रहते हुए। 4 लाइसेंस अभी तक बटे हैं इतने सालों के दौरान, और ये IDFC फर्स्ट बैंक उनमें से एक लाइसेंस है। तो दूसरे लाइसेंस याद दिला दूं आपको, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, और अभी हाल में आया है बंधन और IDFC फर्स्ट। तो आप कोटक की स्टोरी देख रहे हैं ना, यस बैंक की स्टोरी देख रहे हैं ना,
कोटक बनना मुश्किल है, लेकिन यस बैंक की तरह का परफॉर्मेंस तो आ ही सकता है। तो वो आपको दिखेगा IDFC फर्स्ट बैंक में। और क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वैद्यनाथन साहब के ऊपर, इसमें आप दाव लगाइए, अगले 5 सालों के लिए भूल जाइए और 5 साल के बाद ही बेचिएगा। जितना रुकेंगे, जितना लंबा रुकेंगे ना, उतने अच्छे पैसे बनेंगे आपके इस बैंक में। ये कॉल मैं दे सकता हूँ। चलिए, IDFC 5 साल के लिए अच्छा बैट है, आरकॉम बिल्कुल नहीं। मनीष गुप्ता रेडिको 362 पे बाई किया है। ये शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए स्टॉक में, हाल फिलहाल की बाइंगे लगता है। हाँ, थोड़ी सी इनको दिक्कत आई है हाल में और उसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा कमजोर हुआ है। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे पसंद आता है। ओके। स्टॉक आउट परफॉर्मिंग भी है, लेकिन ये जो थोड़ा सा अभी अनिश्चितता के दौर में आया है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा रिव्यू के मूड में हूँ। लेकिन ठीक है, इनकी पोजीशन है ना 340 पे एक स्टॉप लॉस लगाइए। ओके। और आप बने रहिए। उम्मीद तो यही है कि ये बाहर आएगा इन दिक्कतों से और आपको यहाँ पर फिर से एक अच्छा परफॉर्मेंस 400 के लेवल पे आसपास आ सकते हैं फिर से। आना चाहिए। मुझे लगता है कि 500 रुपए तक जाना चाहिए स्टॉक को, अगर आपके पास 6 महीने से साल भर का वक्त हो। ओके। मुझे इसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती, लेकिन इस समय थोड़ा सा न्यूज इम्पैक्ट है, वो निकल जाने दीजिए। चलिए, न्यूज इम्पैक्ट निकल जाने दीजिए, लेकिन 500 के लेवल तक ये जरूर आएगा। रोहित जैन इंडिया पे एक सवाल आ रहा है। मैं भी एक्चुअली बोलने आ रहा था। भार्गव मधवानी का ऑयल इंडिया तो कल आखिरी दिन है ना इसमें बाईबैक का। हाँ, 215 रुपए के भाव पे बाईबैक। हाँ, तो उस लिहाज से ये एक इवेंट है जो पूरा हो रहा है और इस इवेंट के पूरा होने की वजह से जाहिर है कि इवेंट का एक असर भी जो स्टॉक पे होता है वो निकल जाएगा। हालांकि इस बाईबैक ने इनको कोई बहुत सपोर्ट दिया नहीं। तो अब यहाँ पर क्या दिखाई देता है, देखिए ये स्टॉक मुझे पसंद नहीं है। इसकी वजह यह है कि कच्चे तेल और गैस का उत्पादन करने वाली कंपनी से आप उम्मीद करेंगे कि कच्चे तेल में तेजी हो तो इसको पूरा फायदा मिले। लेकिन जब तेजी होती भी है तो ये इतना कुछ खास परफॉर्मेंस करती नहीं है। थोड़ी बहुत अब सब्सिडी का वजन तो अब कम हो गया है, लेकिन इनके मार्जिन अभी भी थोड़े अनप्रेडिक्टेबल बने हुए हैं। और मेरी राय तो नहीं है कि आप इस स्टॉक में बने रहें। अगर आपको कमोडिटीज ही प्ले करना है तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के जरिए आप कमोडिटी प्ले कीजिए। आप वेदांता के जरिए कमोडिटी का प्ले कीजिए, जिसमें इनडायरेक्टली ऑयल भी इन्वॉल्व है केन इंडिया के तौर पे। वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। हालांकि अभी मैं आपको वेदांता खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ, अभी उसमें भी बॉटम बनने का प्रोसेस जारी है, लेकिन ऑयल इंडिया नहीं। ओके, ऑयल इंडिया बिल्कुल नहीं। चलिए प्रदीप, एक आखिरी सवाल लेता हूँ। रोहित जैन, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। UBL 100 शेयर 1485 पे, टाइटन 1065 पे। दोनों के ऊपर ये शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हैं। वैसे दोनों तो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है और खासकर टाइटन तो लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी बेहतर है, लेकिन प्रदीप शॉर्ट टर्म कैसा लग रहा है? देखिए, टाइटन की पहले बात करूं तो टाइटन हमें करीब 800-850 रुपए पे से हमने तेज़ी की बात करनी शुरू की थी और 1100 तक के लेवल आपने बनते हुए देखे। गोल्ड के भाव में एक हम शार्प अप मूव की उम्मीद कर रहे थे, जो दिखाई दिया है। अब वो थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और वन वे मूवमेंट आ गया है। इसकी वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इनके परफॉर्मेंस पे आपको थोड़ा असर दिखाई दे। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच होता हुआ वैल्यूएशन भी नजर आ रहा था, तो एक कंसोलिडेशन के मूड में चला गया। लेकिन किसी भी गिरावट में मेरा ये मानना है कि आपको टाइटन पे खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छा स्टॉक है, मजबूत शेयर है और यहाँ पर इस वक्त अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार भी ये करेक्ट होकर के मे बी 950-970 की रेंज में आ सकता है। यहाँ से अभी भी और नीचे जाने की जगह बाकी है, क्योंकि एक बड़ी तेजी पूरी हुई है। और देखिए, मार्केट में स्विंग तो आते ही है ना। 800 से 1100 आप गए तो 1100 से 900-950 तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो डाउन स्विंग में आ गया है। इसलिए इस समय इस स्टॉक्स पे आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिलेगी। इसका अंदाजा 1065 के ऊपर लेके बैठे हैं। हाँ, तो आपने बहुत देर से एंट्री ली ना। देखिए, ये बात समझने वाली है, जब आप किसी स्टॉक पे 20-30% बढ़ने के बाद एंट्री लेते हैं तो आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर नहीं हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप गिरावट में जैसे ही बॉटम बनता है वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो मेरी राय ये होगी कि अगर किसी वजह से 950 तक के लेवल इसमें फिर से आ जाते हैं तो वहाँ आप एवरेज कीजिए, थोड़े और स्टॉक लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है। UBL तो बने रहिए। ओके, UBL था अगला। UBL पे भी कुछ स्टोरी वैसी है कि ये थोड़ा सा अटक रहा है और इसमें भी एक करेक्शन का मूड बन सकता है। इस समय मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको नीचे की तरफ करीब 1270 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है। 1230-1270 ये एक रेंज है जो सपोर्ट के लिहाज से 1485 पे खरीदे इनने, तो इन्होंने भी वही किया है।
काफ़ी ऊपर खरीद लिया है। देखिए, जब आप ऊपर के लेवल पर एंट्री लेते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ये मान के चलिए, और एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने का कोई तरीका समझ में ना आ रहा हो तो आज आप खरीद रहे हैं ना, तो कल के दिन का या परसों के दिन का लो आपका एक इमीडिएट स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे जाए तो वो रिवर्सल का एक कॉमन सेंसिकल संकेत है, वहां पर आपको जरूर निकलना चाहिए। तो अगर आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अभी चूंकि ये इसके संकेत पूरे साफ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इसमें थकावट है और ये स्टॉक आपको थोड़ा नीचे मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरेज कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, या फिर अभी निकलिए, थोड़ा वेट कीजिए, नीचे आने पर और फिर से एंट्री लीजिएगा। इस समय ये स्टॉक करेक्टिव मोड में जा रहा है, वैसे ही जैसे कि टाइटन भी जा रहा है, क्योंकि ये भी आउट परफॉर्मर था, इसने भी बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। और ये मार्केट में स्विंग चलती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप 12 महीने रुकने वाले हैं तो 10% 12% के करेक्शन से आपको कोई घबराना नहीं चाहिए। तो आप तो बहुत आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि नीचे मिले तो और ऐड कीजिए। चलिए, एवरेजिंग जल्दी में है तो फिर आपने गलत समय पे एंट्री लिया है, तो थोड़ा सा लॉस आपको देखना पड़ेगा उस लिहाज से, फिर वापस रिकवर हो जाएगा। स्टॉक पसंद है, इन दोनों के कंज्यूमर भी आप हो सकते हैं और ग्राहक भी आप हो सकते हैं। ये पॉपुलर कंपनियां हैं और कंजम्पशन की स्टोरी का इनको दोनों को ही फायदा मिलता है। डेफिनेटली। तो स्टॉक्स अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छे, शॉर्ट टर्म के लिए है तो गिरावट में खरीदारी कीजिए, निचले स्तरों पे एवरेजिंग कीजिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुनाफे में आप निकले। तो चलिए प्रदीप, आप इसके साथ सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं और कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्कार।